बादशाही के आगमन के बाद से केवल मराठों के पुरुष ही मर रहे थे, लेकिन अब दिल भी मरने लगे। यहाँ तक कि हमारे गांवों के नाम भी फारसी और अरबी हो चुके थे। पत्नी को मराठी में बायको कहा जाने वाला शब्द भी तुर्की मूल का है, यानी पत्नी भी अब मराठी नहीं रही थी। अली आदिल शाह ने बीजापुर के राजा रामराय का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसमें से मांस और दिमाग निकाल दिया, उसे खाली कर दिया। इन सुल्तानों की तुलना किससे ही करे। राक्षसों के वश में रह रहा था महाराष्ट्र। 300 साल से लगातार स्वाधीनता अब टूट चुकी थी। गुलामी में कोई अपमान नहीं था। सह्याद्री ही था जो इस गुलामी और अपमान से नाराज था। मुगलों, आदिल शाहों, निजाम शाहों और कुतुब शाहों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष था। सुल्तान साम्राज्य के लिए लड़ रहा था, लेकिन मर रहा था मराठा। पुणे प्रांत में भीमा के किनारे कुछ गांव थे। इन गांवों की पाटिल की थी बाबाजी भोसले के पास। वे पाटिल और किसान थे, लेकिन खुद को राजा कहते थे। बाबाजी राजे भोसले। वे राणा प्रताप सिंह को अपना पूर्वज मानते थे। वे क्षत्रिय थे, पर परतंत्र में तलवार दीवार पर ही लग रही थी। उन्हें 2 बच्चे हुए। बड़े का नाम मालोजी और छोटे का नाम बिठोजी था। सत्पुरुष थे दोनों भी। दान देना, लोगों की सेवा करना ही इनका धर्म था। बाद में लगभग 1600 के दौरान मालोजी राजा को एक पुत्र हुआ। लड़के का नाम शाहजी राजे रखा गया। मालोजी निजामी दरबार में एक महान सरदार बने। निजाम शाही की ओर से लड़ते हुए एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजी राजे तब केवल 5 साल के थे। निजाम दूरदर्शी थे। वह जानते थे कि भोसले के आदमी बहादुर है, इसलिए उन्होंने मालोजी राजे को जहांगीर से नहीं हटाया, बल्कि 5 साल की उम्र में ही निजाम शाही के जहांगीरी शाहजी राजा के पास आ गई और उसे चलाने की जिम्मेदारी बिठोजी राजे पर। निजाम शाही में सबसे महान असमिया सिंदखेड़ के लखोजी राजे जाधव थे। उसके पास 27 महलों की जागीरी थी, धन था, सम्मान था, लेकिन उनके पास इन सबसे बढ़कर एक खजाना था। वह थी उनकी बेटी जिजाऊ। जब मालोजी राजे थे तो उनकी बहुत इच्छा थी कि जाधव की बेटी उनकी बहू बने। शाहजी राजे की उम्र 13 साल हो चुकी थी, इसलिए विठोजी ने जाधव राव के साथ शादी की बातचीत शुरू कर दी। मुहूर्त हुआ, मांडव सजा, शहनाई बजी, अक्षता गिरे और जिजाऊ भोसले की घराने की लक्ष्मी बन गई। जिजाऊ बहुत छोटी थी। सिंदखेड़ की बाहरी दुनिया का पता उनको नहीं था, लेकिन अब यहाँ वो एक एक करके सुल्तानों के भयानक रूपों को समझने लगी थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है और कब तक चलता रहेगा। कुछ मराठी लोग निजामों के पक्ष में रह रहे थे, कुछ मुगलों के पक्ष में और कुछ आदिल शाह के पक्ष में, लेकिन मराठों की तरफ से तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी। यह सब देखकर जिजाऊ का मन बहुत व्याकुल होता था। इसी बीच एक भयानक और विचित्र घटना घटी। एक दिन सरदारों में से एक को हाथी ने कुचल दिया। हाथी काबू के बाहर हो चुका था। उसने भयानक विध्वंस शुरू कर दिया था। उसका अवतार इतना भयानक था कि किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक ना की, लेकिन ये हो रहा विध्वंस एक शूर द्वारा सहन नहीं किया गया। उसका नाम था दत्ताजी जाधव, जिजाऊ का भाई। वो हाथी को मारने को कोशिश करने लगा। वो बड़े गुस्से में उसे घायल करने लगा। इस बीच शाहजी राजा के चचेरे भाई यानी बिठोजी राजा के पुत्र संभाजी ने दत्ताजी को रोकने की कोशिश की। वो उनसे कहने लगे कि हाथी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दत्ताजी को उनके गुस्से पे काबू ही नहीं रहा। हाथी के साथ उन्होंने विरोध कर रहे संभाजी पर भी हमला कर दिया। हमला शुरू हो गया। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और घात हुआ। संभाजी की तलवार से दत्ताजी मरे गए। भोसले के हाथों से लखुजी का लड़का मारा गया। जैसे ही लखुजी जाधव को ये सब पता चला, उन्होंने बदले की भावना से अपनी तलवार उठाई और संभाजी राजा पर हमला कर दिया। उनके लिए चीज़ें रिश्तेदारी और प्यार से परे हो गई थी और उन्होंने संभाजी राजा को मार डाला। एक पुत्र की हत्या का बदला हत्या से ही। जिजाऊ और शाहजी राजे के शादी से 2 कुलीन परिवार एक हो चुके थे, लेकिन इस प्रकार से दोनों अलग हो गए। जिजाऊ का मायका हमेशा के लिए टूट गया। जिजाऊ किसके लिए रोए, मायके के लिए या ससुराल के लिए? लेकिन वो रो रहे थे महाराष्ट्र के लिए। अगले भाग में हम इस दुर्गा रूपी जिजाऊ के बारे में और जानेंगे। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।